ठीक। Spectroscopy is a study of interaction of electromagnetic radiation with matter. With matter. Okay. हाँ, with matter. Is that correct? I don't think so. Study of transitions है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। सर मैंने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपने पढ़ा होगा, चलो बोल सकते हैं, वैसे बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि आपके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। लाइक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट एनर्जी लेवल आपने सुने होंगे, बोर ऑर्बिट होता है, फिर उसको भी सब डिवाइड कर सकते हैं ऑर्बिटल के डिफरेंट एनर्जी लेवल, और उसके भी फर्दर सब डिवीजन होते हैं, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो मतलब बहुत सारे टाइप के एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनके बीच के ट्रांजिशन की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। उनके बीच में जो ट्रांजिशंस होंगे ना, लाइक कहीं से ऊपर जाना इलेक्ट्रॉन का, या कहीं से नीचे आना, या न्यूक्लियस का किसी हायर एनर्जी स्टेट पे जाना, या उससे वापस आना, मोसबर्ग स्पेक्ट्रा। मोसबर्ग स्पेक्ट्रा में क्या करते हैं, शालू अपना माइक ऑफ कर लीजिए ताकि आउटसाइड का साउंड ना आए। हाँ, तो होगा क्या कि आप अगर न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स को स्टडी करते हैं तो उस केस में मोसबर्ग स्पेक्ट्रा हो जाता है। मतलब किसी भी टाइप के एनर्जी लेवल्स के जो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो ट्रांजिशन होंगे बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड ट्रांजिशंस होने चाहिए। क्वांटम मैकेनिक्स आपने सुना होगा, उसमें से कुछ रूल्स निकल के आते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स निकल के आएगा, उस सेट के अकॉर्डिंग ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, अलग अलग टाइप के बहुत सारे ट्रांजिशंस हो सकते हैं। तो उन ट्रांजिशंस की स्टडी को बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। सेकंड, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग करते क्या है, सो बेसिकली अपने पास कुछ कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले आपके पास एक सोर्स होगा, सोर्स से कुछ ईएम रेडिएशंस निकल रही हैं। ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपकी यहां से निकलेंगी, और ये सैंपल के थ्रू पास होंगी। एक सैंपल आपके पास रखा होगा, उसके थ्रू ये पास होंगी। ये पास होगा मॉड्यूलर के थ्रू, और मॉड्यूलर जाएगा मॉड्यूलर से ये रेडिएशंस जाएंगे एनालाइजर की तरफ, एनालाइजर से जाएगा डिटेक्टर की तरफ, और लास्ट में आपके पास डाटा रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डर होगा। डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डर भी होगा लास्ट में। सो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी जब भी हम लोग स्टडी करेंगे तो डिफरेंट चीजों में ये सब चीजें यूजुअली मिलती हैं। सोर्स होगा, एक सैंपल होगा, एक मॉड्यूलर होगा, एनालाइजर होगा, डिटेक्टर होगा, रिकॉर्डर होगा। अब इनमें से काम क्या, किसका क्या क्या होता है, तो सबसे पहले सोर्स का काम क्या होगा, यूजुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। सिंपल मैं एक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोमीटर ले लेता हूँ। तो आईआर में आपके पास क्या होता है, एक सोर्स होगा जो आईआर रेडिएशन छोड़ेगा, आईआर रेडिएशन ये एमिट करेगा। अब ये आईआर रेडिएशन सैंपल के थ्रू पास होंगी। सैंपल में कुछ एटम्स ऐसे होंगे जो उस एनर्जी लेवल में इन आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे एटम के अंदर आपके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। एटम आपने देखा होगा, ये न्यूक्लियस है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होंगे। तो इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास एक रेडिएशन आई, अगर ये सफिशिएंट अमाउंट की रेडिएशन है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाएगा। अगर सफिशिएंट अमाउंट की रेडिएशन है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से हम लोगों ने जो आईआर रेडिएशन भेजी है उसमें से कुछ वेवलेंथ गायब हो जाएंगी, ये वेवलेंथ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। तो आईआर स्पेक्ट्रा के अंदर हम लोगों के पास क्या होता है,
ऐसे सारी वेवलेंथ आ रही हैं, और जब ये सैंपल के थ्रू पास करेंगी तो कुछ वेवलेंथ गायब हो जाएंगी, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब ये बीच की वेवलेंथ कुछ एब्जॉर्ब हो गई, ये कुछ फिर से नीचे चला गया, ऐसे ऐसे कुछ आएगा। मतलब सारी वेवलेंथ चल रही थी, उसमें से कुछ कुछ लाइंस, कुछ कुछ वेवलेंथ गायब हो गई, वो कोरस्पॉन्डिंग रहेंगी जो आपने के सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली। अब मॉड्यूलर का काम क्या रहेगा? मॉड्यूलर इस जो सिग्नल आ रहा है इसको मॉडिफाई करेगा कि हम लोग इसको डिटेक्ट कर सके, इस वे में मॉडिफाई कर देता मॉड्यूलर। यूजुअली आईआर स्पेक्ट्रम में हम लोग एफटीआईआर स्पेक्ट्रम यूज करते हैं। आज की डेट में अपने पास भी जो रखा हुआ है ना, अपने डिपार्टमेंट में जो आईआर मशीन है ना, वो एफटीआईआर है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? किसी को आइडिया है फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? कोई भी? फोरियर ट्रांसफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म कोई भी बताएगा क्या? इतना बड़ा बैच है, मैथमेटिक्स के अंदर आता है। तो मैं जब इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर कर रहा था, मेरा जो बीटेक के साथ फर्स्ट ईयर चल रहा था, तो उसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन है, वहां पे आता है, डिफरेंशिएट करते वक्त यूज होता है यूजुअली। और फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली अपना एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं टू मॉडिफाई द सिग्नल इन सच ए वे दैट इट कैन बी डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर। बेसिकली अपने ज्यादा नहीं पढ़ना, बट एक फंक्शन होता है, मैथमेटिक्स का फंक्शन है, उस फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं। तो उस फंक्शन के थ्रू हम लोग इसको पास, मतलब मॉड्यूलर के थ्रू हम लोग इसको पास करेंगे, और एनालाइजर क्या करेगा? उस सैंपल को एनालाइज करेगा। एनालाइज मतलब उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, क्या नहीं प्रेजेंट है, कौन सी वेवलेंथ क्या है। डिटेक्टर एक्चुअली डिटेक्ट करता है कौन कौन सी वेवलेंथ प्रेजेंट है। ये एनालाइजर है, ये डिटेक्टर है। आजकल दिखाते नहीं है, एनालाइजर और मॉड्यूलर को गायब कर दिया क्योंकि मशीन में इंटीग्रेट कर देते हैं। डिटेक्टर लास्ट में रिकॉर्डर करेगा, रिकॉर्डर डाटा को रिकॉर्ड करता है। आप जब डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आईआर और यूवी अपने पास हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि आप सैंपल लगाते हो, एक रेफरेंस सैंपल रहता है, एक आपका क्या रहेगा, मेन जो आपका सैंपल आपको डिटेक्ट करना है। तो रेफरेंस में यूजुअली हम लोग यूवी वाटर यूज करते हैं, आईआर में जरूरत नहीं पड़ती, आईआर में हम लोग खाली ही चला देते हैं। तो खाली मतलब एयर से ही रेफरेंस ले लेते हैं, क्लीन सरफेस से रेफरेंस ले लेते हैं। जबकि यूवी में आपको वाटर का यूजुअली या जो भी सॉल्वेंट हो उसका रेफरेंस लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके पास काफी सारी चीजें हैं, सोर्स था, सैंपल था, मॉड्यूलर था, एनालाइजर था, डिटेक्टर था, रिकॉर्डर था। ये सारे हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, मतलब ये फंक्शन तो होंगे ही होंगे हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में। तो ये एक बार लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ओके, किसी का मैसेज आया हुआ है क्या? ओके, तो इतना आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? बचपन से पढ़ा होगा आपने, क्या होती हैं? ईएम वेव्स, 12th क्लास में भी एक चैप्टर आता है शायद। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कुछ कुछ होते हैं, क्या होते हैं?
आपको पता है बोर मॉडल क्यों फेल हुआ था? एक बोर मॉडल नाम की चीज थी, वो फेल हो गया था। किसी कोई आइडिया? सर क्योंकि वो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए तो बता पाता था, पर इससे कॉम्प्लेक्स जो एटम्स थे उनके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, बस हाइड्रोजन लाइक के लिए एप्लीकेबल था वो। सही। और रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हुआ था? सर रदरफोर्ड मॉडल ये कह रहा था कि जो ऑर्बिटल्स है वो स्टेशनरी है, अगर ऑर्बिटल स्टेशनरी हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, वो भी विद इन माइक्रो सेकंड्स। मॉडल ने क्या ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, ऑर्बिटल स्टेशनरी है? सर उस मॉडल में वो प्लेनेटरी मोशन से कंपैरेबल था ना सर। उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। परफेक्ट। रदरफोर्ड ने बोला था कि अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है। तो वहां पर एक थ्योरी आई थी मैक्स प्लैंक की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, जब भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल, मैक्स प्लैंक की थ्योरी क्या थी? एक्सिलरेटेड मूविंग चार्ज पार्टिकल will emit electromagnetic radiations. EM waves. कोई भी एक्सेलरेटेड मूविंग चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल लिया, उसको एक्सेलरेशन से मूव करा रहा हूं, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ेगा। मतलब एक मैंने चार्ज लिया, इसको मैं डिफरेंट स्पीड से, मतलब एक्सेलरेशन दे के मूव करा रहा हूं, तो ये क्या करेगा? ईएम रेडिएशन साथ साथ छोड़ता जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहां से निकलेगी। और जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी, इस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी कम हो जानी चाहिए, क्योंकि कुछ एनर्जी इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में छोड़ दी होगी। एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो एनर्जी कहां से आएगी? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए, और ये पार्टिकल कुछ एनर्जी छोड़ भी रहा है, तो ये छोड़ेगा कहां से? मतलब खुद की वेलोसिटी कम करके काइंड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है। अब आप बोलोगे सर एटम में तो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व करता है। जब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व करता है, इसकी एनर्जी ये क्यों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ना चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ था? वो क्या बोलता था? रदरफोर्ड मॉडल बोलता था कि ऐसे घूमना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा था? ये कुछ कुछ एनर्जी छोड़ता जा रहा था, और उसके अकॉर्डिंग ये निकल के आ रहा था रिजल्ट कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर होल कर जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एनर्जी छोड़ेगा काइनेटिक एनर्जी इसकी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो रेडियस कम होता जाएगा, और अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस के अंदर होल कर जाएगा। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन आप बोलते हैं सर ये कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेटेड तो नहीं होना चाहिए। क्या ये एक्सेलरेटेड है चार्ज पार्टिकल? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, क्या वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल बोल सकते हैं? ये बड़ा छोटा सा डाउट आता है बच्चों को, इस वजह से मुझे ध्यान आ रहा है। अरे बच्चों कुछ तो बताओ। तो यहाँ पर होता क्या है, ये स्पीड है, स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन इसकी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, मतलब देयर इज एन एक्सेलरेशन। जब भी डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हुए जा रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, देयर इज एन एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है एक्सेलरेशन इज देयर, तो इसका मतलब इसको ऐसे एमिट करना चाहिए। तो बेसिकली ये आपका फेल किस वजह से हुआ? हम लोगों ने क्या बताया था? हाँ, किस पे आए हुए थे? ये एनर्जी एमिट करना चाहिए, मतलब ये बेसिकली जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा उसको एनर्जी एमिट करना चाहिए। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस तरफ अगर मूव कर रही हो तो इसके पैरेलल कुछ भी नहीं होता है, लेकिन परपेंडिकुलर में आपके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होंगे। ये क्या दिखा रहा हूं सर? एक्चुअली हो क्या रहा है,
यहां पर एक फील्ड यूं इस तरफ बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो एक तो बाहर की तरफ निकलेगा या अंदर की तरफ जाएगा, और एक ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इस प्लेन में मानोगे, मैंने यहां से ये पार्टिकल लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर ये डायरेक्शन है मूव करने की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यूं वेव्स बनेंगे ऊपर नीचे, यहां से यूं। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, यूं बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, मतलब यूं वेव्स बनेंगी। वेव कैसे बनती है, यूं अपना यूं दिखाते हैं वेव को। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक वेव्स को यूं दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव्स को, तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे दिखाना पड़ेगा, मतलब ये परपेंडिकुलर तरफ आई हुई है, ये यूं आई हुई है बाहर की तरफ से अंदर की तरफ। इसको ऐसे मैं मार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा रेड मार्कर यूज कर लेता हूँ, थोड़ा बेटर रहता। एक पैरेलल होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। और डायरेक्शन मूवमेंट की क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ये मतलब सामने की तरफ अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जा रखी हो, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूं इसके परपेंडिकुलर में चलेंगे, दोनों अलग अलग प्लेन में होंगे। अगर एक एक्स प्लेन में है तो दूसरा, एक एक्स वाई प्लेन में है तो दूसरा वाई जेड प्लेन में होगा, मतलब दोनों का प्लेन अलग अलग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन अलग आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन अलग आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपके पास दो फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे के जस्ट परपेंडिकुलर रहते हैं। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के जस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके भी जस्ट परपेंडिकुलर टाइप में रहता है। मतलब अगर इस डायरेक्शन प्रोपगेट कर रही है वेव, तो यूं परपेंडिकुलर तरफ यूं निकल के यूं वेव्स चलती रहती है इसके, यहां से यूं एक तो, और एक यहां से यूं। तो ऐसे वेव्स ये चलती हैं, ये ईएम वेव्स कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, इतना नोट डाउन कर लीजिए। ईएम वेव्स में मैं थोड़ा सा एक चीज लिखवा देता हूँ, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। एक लाइन लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। Electromagnetic radiation, electrical and magnetic field are perpendicular to the direction of propagation of wave. Electric and magnetic field are perpendicular to the direction of propagation of wave. किसी कोई डाउट आ रहा हो तो बीच में रोक के पूछ सकता है, कोई नहीं है। फ्लाइंग मशीन कुछ कहना चाह रहा है। Electric and magnetic field are perpendicular to the direction of propagation of wave, and they are also perpendicular to each other. ये बात भी लिख लेना कि electric and magnetic field are also perpendicular to each other. तो ये भी एक चीज ध्यान रखनी है। सर लास्ट टाइम दोबारा रिपीट करना। Electric and magnetic fields are perpendicular to direction of propagation of wave, and also they are perpendicular to each other. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस प्लेन में होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अपोज, ये जो परपेंडिकुलर वाला प्लेन है इस प्लेन में, इस वाले प्लेन में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में होगा। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये प्लेन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला प्लेन रहेगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कितने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं?
कौन कौन सी सुनी है? किसी ने कोई सुना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टाइप? एक्सरे तो फाइव टाइप्स। 5 में कौन कौन? रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स होती हैं, आईआर होती है, विजिबल होती है, और एक अल्ट्रावायलेट। 7 होती है, एक्सरेज भी होती है और गामा। यूवी, और आपने क्या बोला? एक्सरे। हाँ, एक्सरेज एंड गामा रेज। गामा रेज, परफेक्ट। ये साइन मैं किस वजह से लगा रहा हूँ? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एनर्जी का ऑर्डर है, मतलब गामा रेज मैक्सिमम एनर्जी कंटेन, गामा मैक्सिमम एनर्जी कंटेन करती है। ये मैक्सिमम एनर्जी क्यों कंटेन करती हैं? क्योंकि गामा रेज के अंदर आपको पता है गामा रेज जो होती है वो सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन से एमिट होती है। जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी ना उसमें न्यूक्लियस अनस्टेबल एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है। न्यूक्लियर फिजन हो या फ्यूजन हो, फ्यूजन का मतलब दो न्यूक्लियस का आपस में जुड़ना, मतलब क्या होता है? एक न्यूक्लियस का स्प्लिट होकर दो न्यूक्लियस में बदल जाना। तो जब भी आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो न्यूक्लियस से रिएक्शन हुई है, इस वजह से न्यूक्लियस विल बी इन एन हायर एनर्जी स्टेट, एक हाई एनर्जी स्टेट में न्यूक्लियस पहुंच जाता है। अब न्यूक्लियस क्या करेगा? अपने को लो एनर्जी स्टेट में लाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी छोड़ देगा। यहां से ईएम रेडिएशंस निकल जाएगी। अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है, मान लो ये इसने कोई न्यूक्लियस रिएक्शन के अंडरगो हुआ है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंडरगो हुआ, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ये एक स्पीड से मूव कर रहा होगा। इसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी, इसके पास रोटेशनल एनर्जी भी होगी, मतलब बहुत सारी टाइप की एनर्जी इसके पास होंगी। लेकिन अल्टीमेटली इसे क्या आना है? स्टेबल एनर्जी स्टेट में आना है। तो ये क्या करेगा? अपनी एनर्जीज को ईएम रेडिएशंस की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में छोड़ देगा। सर विजिबल भी तो ना? विजिबल भी होगा, इसमें तो विजिबल भी आएगा। आपके पास यूवी और आईआर के बीच में एक चीज और लिख देते हैं, विजिबल यहां पर आएगी। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर बहुत सारी आपके पास रेडिएशन, जो यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियस अनस्टेबल एनर्जी स्टेट में जाएगा, रेडिएशन एमिट करेगा। लेकिन आपको पता है न्यूक्लियस के साथ क्या प्रॉब्लम है कि न्यूक्लियस बहुत हाई एनर्जी से एसोसिएटेड होता है। यूजुअली जो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, यूजुअली जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, सारी की सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी एमिट करती है। मेगा मतलब 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में एक सिंगल एटम 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में एनर्जी एमिट करेगा, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। अभी तो न्यूक्लियर रिएक्टर अपने इतने एफिशिएंट होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में थोड़ा सा 1 किलो फ्यूल भी डाल दोगे तो लंबे टाइम तक चलेगा। मतलब आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी वहां से एमिट होती है, और इसी वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम लोग यूज भी करते हैं। अदरवाइज उनका कोई यूज नहीं होता, लेकिन उनका यूज इस वजह से है क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी एमिट होती है। ओके, तो यहाँ पर ये जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फॉर्म होती है, और यहां से जो एनर्जी निकल के आएगी उनको बोलते हैं गामा रेडिएशंस। अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियस से निकल के आती है बेसिकली ये। अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या गामा रेडिएशंस पहुंच पाती हैं? ओजोन लेयर जो होती है वो मोस्ट ऑफ द हार्मफुल गामा रेज को रोकती है। लोन पेयर जो होती है वो मोस्ट ऑफ द, नहीं, ओजोन लेयर जो अर्थ के ऊपर है एटमॉस्फेयर में। ओके सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन करो, कौन सा वाला एक्सप्लेन करना है? मोनिका का आया हुआ है। मोनिका, किस चीज में दिक्कत आई है? सर वो
जो स्टार्ट किया था वहीं से पूछ रही थी, बट मॉड्यूलर वाला पार्ट में या जी किस सर, पार्ट? चलो मॉड्यूलेटर वाला मैं part। दोबारा से देखता हूँ, इसको मैं फिनिश करता हूँ, उसके बाद दोबारा बोलता हूँ, ठीक है? जी सर, जी सर। ओके, सो मैं क्या बता रहा था आपको, क्योंकि मुझे प्रूफ डालना है कि क्लास हुई है। ओके ओके, ठीक है, चलिए। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था कि ओजोन लेयर से गामा रेडिएशन यूजुअली रिफ्लेक्ट हो जाती है, एब्जॉर्ब तो नहीं होती वहां पे, वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। यूजुअली जो सबसे अपर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, वहां से सब कुछ निकल जाता है। अगर अर्थ पे गामा रेडिएशन आती तो अपने को वहीं पे जला के भस्म कर देती। जो भस्मासुर वाला सुना है ना, हम लोग अगर गामा रेडिएशन के एक्सपोजर में आ जाते हैं तो हाथों हाथ खत्म हो जाएंगे, इवन हड्डियां तक नहीं बचेंगी। जलाने से तो हड्डियां बच जाती हैं, इसमें हड्डियां भी नहीं बचती हैं गामा रेडिएशन। इतना खतरनाक सर, है। हाँ जी बोलो। सर दिल्ली यस सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ भी सर ऐसा कोई इंसिडेंट? हो हुआ हो, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। मेरे साथ का एक बंदा फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहा था। फार्मा इंडस्ट्री तो सुना होगा ना, फार्मास्यूटिकल्स। तो फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहा था और उस दिन किस्मत से वो छुट्टी पे था। उसके साथ के 2 सीनियर साइंटिस्ट काम कर रहे थे। और बॉयलर होता है, एक बड़ी सी एक वेसल होता है, प्रेशर कुकर टाइप, एक बॉयलर लगा हुआ था। उस बॉयलर में प्रेशर डिटेक्ट करने वाला सिस्टम फेल हो गया और हाई प्रेशर जनरेट हुआ, बॉयलर फटा। और बॉयलर फटा तो बॉयलर स्टील का था, आके टुकड़े टुकड़े बॉडी पे लगे सबके, 2 हाथ कट गए और 3 दिन तक तो तड़पता रहा क्योंकि बेहोश नहीं कर सकते थे। 3 दिन बाद हार्ट अटैक से डेथ हुई दोनों सीनियर साइंटिस्ट की। तो ऐसे सीन होते हैं, एक्सीडेंट बहुत कॉमन है, खास करके केमिस्ट्री लैब के अंदर भी बहुत कॉमन होता है। हमारे एनआईटी में था, मैं एनआईटी राउरकेला में, तो एनआईटी में एक प्रोफेसर थे हमारे, दिव्यांश सरकार करके। वो बताते हैं कि उनका एक ब्रोमीन से एक्सीडेंट हो गया था। ब्रोमीन आपने सुना होगा, लिक्विड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। वो यस सर। थे और ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट हुआ तो उनके पैर पे आ गिरा। पैर का जो अपनी साथड़ होती है ना, जांग, उस पे आ गिरा और वो पूरी की पूरी जल गई। मतलब उसमें हड्डी दिख गई थी साफ साफ। तो बोले कि दूसरे पैर से मांस निकाल के उस पैर में शिफ्ट किया, तब जाके वो पैर बच पाया था। अब वो थे उस टाइम पे यूएसए में, तो उस वजह से बच गए थे, स्टैनफोर्ड में थे। लेकिन अदरवाइज बचना बहुत मुश्किल होता है। तो अपना सेफ्टी हमेशा साथ रखना, डरना मतलब डर के रहना केमिस्ट्री लैब में। ऐसा नहीं होता है कि मैं सब कुछ मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा बहुत लोग होते हैं कि मेरे को सब कुछ करना है, ये बहुत अच्छा है, सब हाथ मार दो हर जगह। सेफ्टी हर जगह रखो। ग्लव्स अगर नहीं दे रहे हैं तो खुद से खरीद के रखो, लेकिन ग्लव्स यूज करना चाहिए। बेसिक बात ये है, सेफ्टी बहुत जरूरी होती है इस सब में। नेक्स्ट चीज, हाँ, तो मैंने गामा रेडिएशन के बारे में आपको बताया। एक्स रेज क्या होती है? एक्स रे आपने बार बार सुना होगा, हड्डियों को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, मांस को पेनिट्रेट कर जाती है। बेसिक स्केलेटल दिखाने के लिए हम लोग, कोई भी जैसे हड्डी की डिफॉर्मिटी है तो उसको चेक करने के लिए एक्सरे हम लोग यूज करते हैं। यूवी रेडिएशंस, मोस्ट ऑफ द यूवी रेडिएशंस रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन यूवी रेडिएशन का एक स्पेसिफिक काम भी होता है, ये ओजोन के फॉर्मेशन में यूज होती है। यूवी रेडिएशंस ओजोन लेयर सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करती है, ओजोन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है यूवी रेडिएशन। तो जहां पे यूवी, आपको पता है सिर्फ अंटार्कटिका के ऊपर होल क्यों जनरेट हुआ? भाई हम लोग इंडिया और चाइना में सबसे ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन होल हो रहा है ओजोन लेयर का अंटार्कटिका के ऊपर, जहां पे कुछ भी पोल्यूशन नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? आवाज कट रहा है। हेलो सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके, सो मैं बोल रहा था कि अपन इंडिया और चाइना वाले सबसे ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, लेकिन ओजोन लेयर में होल कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर है। ऐसा क्यों है? बहुत अजीब सी चीज है ना। इंडिया और चाइना पोल्यूशन करें और ओजोन लेयर का होल कहाँ पे जनरेट हुआ? अंटार्कटिका, जहां जीरो पोल्यूशन है, जहां कोई रहता ही नहीं है।
बड़ी अजीब सी चीज है। तो होता क्या है कि अंटार्कटिका को जो सनलाइट की यूवी रेडिएशन है उनका एक्सपोजर नहीं मिलता है, वहां पे सनलाइट कम गिरती है। अब यूवी रेडिएशन वहां पे एक्सपोजर कम है, तो एक्सपोजर कम होने की वजह से क्या होगा, ओजोन का फॉर्मेशन उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा जितना इंडिया और चाइना के ऊपर हो सकता है, क्योंकि इंडिया और चाइना पे तो सन का एक्सपोजर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे तो हम लोग पोल्यूशन बहुत कर रहे हैं, वो पूरे अर्थ में ओजोन लेयर को डिग्रेड कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इंडिया और चाइना के ऊपर तो वापस बन जा रही है और वहां पे बन नहीं पा रही है। इस वजह से हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम पोल्यूशन को थोड़ा कम रखें अपने साइड से। एक और चीज, आपका जो करंटली कोरोना वायरस है उसके लिए एक चीज निकल के आई कि विटामिन डी कंपलसरी। इंडिया में इतना कम डेथ क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि हम लोग सनलाइट के एक्सपोजर में कुछ ज्यादा रहते हैं। और विटामिन डी बेसिकली सनलाइट के एक्सपोजर से बनता है, यूवी रेडिएशन से ही बनता है। अपनी बॉडी को अगर हम लोग यूवी रेडिएशन से एक्सपोज कर दें तो उससे विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। और इंडिया चाइना में सनलाइट एम्पल है, तो उस वजह से क्या होगा, अपनी बॉडी में यूवी रेडिएशन जो विटामिन डी है वो ज्यादा है, उस वजह से वो कोरोना वायरस को सस्टेन कर पा रहे हैं, हो जा रहा है, ठीक हो जा रहे हैं। जो इम्यून सिस्टम है वो उतना स्ट्रॉन्ग है। चलिए, तो यहां पर आपके पास क्या हुआ, गामा रेडिएशन, एक्सरे, यूवी। विजिबल रेज हम लोग हर कोई देखता है। आईआर रेडिएशन गर्म करने के लिए काम आती है। जो आपके पास सोलर पैनल्स हैं वो आईआर रेडिएशन पे वर्क करते हैं। हीटिंग पार्ट आईआर रेडिएशन यूजुअली करता है। जो मॉलिक्यूल है ना वो यूजुअली आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, माइक्रोवेव बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है। माइक्रोवेव डिवाइस देखा आपने, आता है घर में, यूज करते हैं खाना गर्म करने के लिए। हाँ सर। यस सर। कैसे होता है, किसी को कोई प्रोसीजर पता है खाना गर्म कैसे होता है माइक्रोवेव में? यस सर। कैसे? सर जो H2O मॉलिक्यूल्स है ना, हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स को करता है। उसके अंदर जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है उसका जो गैप है वो कोरस्पॉन्ड करता है माइक्रोवेव रेडिएशंस। जब माइक्रोवेव रेडिएशंस उसके ऊपर फॉलो होते हैं तो वो एब्जॉर्ब होते हैं और उससे जो रोटेशनल लेवल्स होते हैं ना उनके अंदर ट्रांजिशन होता है। उसकी वजह से जो रोटेशनल मोशंस है वाटर का, उसकी वजह से हीटिंग होती है। वाइब्रेशनल या रोटेशनल? रोटेशनल। वाइब्रेशनल होना चाहिए, चेक करो। रोटेशनल के लिए रिस्पॉन्सिबल है माइक्रोवेव्स, नहीं, वाइब्रेशनल के तो आईआर होता है सर। में यूज होता है जितना मुझे याद है। इतना ही पढ़ा था मैंने तो सर अभी। मैं बता देता हूँ, यहां पर होता क्या है, फिजिक्स किस किस की स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स ठीक ठाक है? मैं यहाँ पर एक छोटा सा फंडा बता रहा हूँ, समझ पाओ तो। जो भी बॉन्ड होता है ना वो स्प्रिंग की फॉर्म में हम लोग अज्यूम करते हैं। कहीं पे भी बॉन्ड होगा ना वो स्प्रिंग की तरह काम करता है, मतलब एग्जैक्टली फिक्स डिस्टेंस आपकी नहीं होती, ये थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है। स्प्रिंग जैसे आपका करता है ना मोमेंट, वैसे उस टाइप में बॉन्ड भी मोमेंट करता है। और जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है, फिजिक्स में एक स्प्रिंग कांस्टेंट के आता था, बॉन्ड के लिए भी एक कांस्टेंट होता है। अब होगा क्या, जब इस पे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी डालें तो उस केस में क्या होगा, जब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी डालें तो ये तेजी से वाइब्रेट करेगा। एक फिनोमिना होता है फिजिक्स के अंदर रेजोनेंस नाम का। रेजोनेंस नाम का फिनोमिना क्या बोलता है, जब एक स्पेसिफिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा या एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जब भी मैं स्प्रिंग को सप्लाई करूं तो स्प्रिंग ऑटोमेटिकली बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है। तो यहां पर होगा क्या, जब भी इसको एनर्जी सप्लाई करूंगा तो वाइब्रेशंस बहुत तेज हो जाएंगे, मतलब कभी हाइड्रोजन यहां से यहां, कभी यहां से यहां, फिक्स डिस्टेंस नहीं रहेगी, कभी यहां कभी यहां, ये वाइब्रेट करके इतना डिस्टेंस पे जाता रहेगा। इसको हटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाओगे। मतलब इसने एनर्जी ली और हाइड्रोजन वाइब्रेट करने लग गए। अब वाटर मॉलिक्यूल खाने में जहां भी हो गए, जैसे आप पेटीज खरीदते हो, पेटीज आप यूजुअली खाते रहते हो, तो उसमें देखते हो जब आप माइक्रोवेव में गर्म करा के लेके आते हो पेटीज, तो आउटसाइड तो सूखी रहेगी, आउटसाइड उतना गर्म नहीं रहेगा, लेकिन इनसाइड में जहां वाटर प्रेजेंट होता है, जहां आलू भरा रहता है,
वो पोर्शन एकदम गर्म मिलेगा, क्योंकि वहां अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स थे और उन्होंने ये क्या किया, माइक्रोवेव रेडिएशंस एब्जॉर्ब की और तेजी से वाइब्रेट की। और वाइब्रेशन एनर्जी हीट एनर्जी में बहुत जल्दी कन्वर्ट होती है, क्योंकि जैसे ही वाइब्रेट करेगा साइड वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा, साइड वाला उससे साइड वाले को ट्रांसफर करेगा, और यही तो हीट होता है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में एनर्जी का मूवमेंट ही तो हीट कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और जब वाइब्रेट करेंगे तो पूरे सिस्टम में एकदम से हीट फैला देंगे। आपको इसमें माइक्रोवेव में फायदा क्या होता है, क्योंकि जो आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दी वो सिर्फ वाटर ही एब्जॉर्ब करेगा और कुछ एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा मतलब क्या हुआ कि सीधे के सीधे सारी एनर्जी सिर्फ खाने को सप्लाई हुई। जबकि हम कन्वेंशनल जो हीटिंग करते हैं उसमें पहले वेसल गर्म होगा, फिर पानी गर्म होगा, उसके अंदर फिर जो भी पकाने के लिए आपने चढ़ाया है वो आपका ठीक पकेगा, मतलब बहुत ज्यादा हीट लगती है एज कंपेयर टू जो माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में क्या होगा, एग्जैक्टली जहां पे हम एनर्जी देना चाह रहे हैं वहीं पे एनर्जी सप्लाई होती है। तो इस वजह से माइक्रोवेव में एनर्जी की एफिशिएंसी ज्यादा निकलती है और इसीलिए खाना इतनी तेजी से भी गर्म होता है। आपसे मैं एक छोटा सा चीज पूछता हूं, अगर मैं माइक्रोवेव में 1 कप पानी को रख दूं और 10 मिनट के लिए उसको हीटिंग पे लगा दूं तो क्या होगा, क्या कोई भाप बनेगी? अगर मैं 1 कप लेता हूं पानी और माइक्रोवेव में रख देता हूं 10-15 मिनट के लिए, तो 15 मिनट बाद क्या कोई भाप बनेगी? क्या कोई वाटर वेपर्स निकल के आएंगे या अंदर पूरा माइक्रोवेव वाटर वेपर्स भर जाएगा? नो सर। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होगा, वो एज इट इज आपको जो कप है ना उसको वो एज इट इज दिखाई देगा, उसमें जैसे पानी है वैसे ही दिखाई देगा, कोई फर्क नजर नहीं आएगा, ना कुछ भाप ना कुछ और। एक्चुअली होगा क्या, ये सारी एनर्जी सारी, क्योंकि सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है, कहीं और एनर्जी दे नहीं पा रहे हैं, तो वाइब्रेट तो बहुत तेज कर रहे हैं, लेकिन इसको हल्का सा मोमेंट चाहिए कुछ और फंक्शन करने के लिए। इसको जो जैसे ही हल्का सा भी हिला दिया ना आपने तो एकदम से पूरा का पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जब तक आपका कप रखा हुआ है अंदर, आपने हिलाया नहीं कुछ, तो एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा। इसको बोलते हैं सुपर हीटेड वाटर। इस तरह का जो पानी होता है उसको बोलते हैं सुपर हीटेड वाटर। और जैसे ही इस कप को हल्का सा हिलाया तो उसी सेकंड वहां पे इतना हाई एनर्जी की वाटर वेपर्स निकल के आएंगे कि पूरा हाथ अच्छे से जल जाएगा, बहुत प्यार से, मतलब पूरा ब्लैक पड़ जाएगा, जल जाएगा। तो कभी ये गलती मत करना, पानी डायरेक्टली अंदर रख के हीट मत करना लंबे टाइम तक। आपने देखा होगा ना, कभी भी माइक्रोवेव में पानी गर्म नहीं करते हैं, यही रीजन होता है। चलिए, रेडियो वेव्स रेडियो ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं और हमारे लिए ये न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स के कोरस्पोंडिंग होता है। मतलब आपके पास न्यूक्लियर स्पिन के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली ऑर्गेनिक के अंदर आएगी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये रेडियो वेव्स यूज होती हैं। एक एनक्यूआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होता है, उसके अंदर भी रेडियो वेव्स यूज होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किस टाइप की रेडिएशंस में क्या क्या। आप कितना टाइम बचा है आपके पास? 43 हो गए हैं, तो 45 पे तो आई थिंक एंड होगी, उसके बाद क्लास होगी 45 के बाद आपकी सर 3 बजे से है। मैं 2 ले सकता हूँ, ठीक है, करता हूँ कोशिश। तो सबसे पहले अगर आपके पास रेडियो वेव्स हैं, वो क्या एमिट करती हैं, वो किस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज होती हैं? एनएमआर एंड एनक्यूआर। सेकंड आपके पास क्या है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव किसके अंदर यूज होता है आपके पास? ESR एंड EPR, रोटेशनल। तीसरा आपके पास क्या होगा? हम लोगों ने लिया था IR। तो IR किसके अंदर यूज होगा? वाइब्रेशनल।
उससे नेक्स्ट विजिबल किसके अंदर यूज होता है? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर विजिबल रेडिएशन यूज होती है, यूवी के अंदर भी विजिबल रेडिएशंस यूज होती है। यूवी तो होता ही है, साथ में विजिबल भी यूज होता है। एक और होता है कलरोमेट्री, मतलब यहां कलर डिटेक्शन यूज करते हैं, मतलब कितना अमाउंट में कलर आया है, कलरोमेट्री। और एक होता है रमन स्पेक्ट्रा। विजिबल के बाद यूवी में, यूवी तो होगा ही होगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्सरे के अंदर क्या होगा? एक एक्सपीएस नाम का स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होता है, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो आपका एक्सरे के अंदर आता है। और गामा रेज के अंदर मोसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेल आप देखना, मोसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है गामा रेज के अंदर, मोसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इनऑर्गेनिक के अंदर आता है। सर क्या मैं आपका डाउट, क्या हुआ सर डाउट पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो। सर आपने माइक्रोवेव के सामने वाइब्रेशनल क्यों नहीं लिखा? माइक्रोवेव के सामने वाइब्रेशनल नहीं लिखा क्योंकि मैंने जहां पे बताया था आपको, वाटर के अलावा कोई भी, क्या बोला था मैंने, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यही बोला था, याद करो। मैंने बोला था कि वाटर के अलावा कोई भी, उसमें खाने के अंदर वाटर के अलावा क्या माइक्रोवेव को कोई एब्जॉर्ब कर रहा है? और तो नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा ना। तो अगर सबके सब कर पाते तो हम लोग माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर लेते हैं वाइब्रेशनल के लिए, है ना। यस सर। इसने ये एब्जॉर्ब की, इसने ये एब्जॉर्ब की, लेकिन सिर्फ वाटर कर पा रहा है तो मतलब क्या होगा, हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। एक तो सिलेक्टिवली वाटर ही करता है, इसीलिए मतलब माइक्रोवेव कॉरेस्पॉन्ड करती है वाइब्रेशनल लेवल ऑफ वाटर। वाइब्रेशनल लेवल ऑफ वाटर नहीं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल तो हर एक की एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो आपके पास, सॉरी, वाइब्रेशनल सिर्फ वाटर के लिए रहेगा, रोटेशनल हर एक का कर लेगा। रोटेशनल हर एक के लिए रहेगा क्योंकि वाइब्रेशनल यूजुअली हीट को कोरेस्पॉन्ड करता है। जो हीट जनरेट होती है ना, वो वाइब्रेशनल कोरेस्पॉन्ड करती है। रोटेशनल से हीट हम लोग कोरेस्पॉन्ड यूजुअली नहीं करते हैं। तो वाइब्रेशनल जो होगा वो हीट को कोरेस्पॉन्ड करेगा। जो वाटर एब्जॉर्ब कर पा रहा है उस चीज को, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वाटर आईआर रेडिएशन वाइब्रेशनल रीजन में एब्जॉर्ब कर पा रहा है, सॉरी हाँ, माइक्रोवेव रीजन में वाटर वाइब्रेशनल में एब्जॉर्ब कर पा रहा है, लेकिन बाकी कोई भी एब्जॉर्ब उस रीजन में नहीं कर पाएगा। बेसिकली होता क्या है, माइक्रोवेव जो है ना, वो रोटेशनल के लिए यूज होती है, लेकिन वाटर के केस में वाइब्रेशनल जो लेवल्स हैं उनके अंडर एब्जॉर्प्शन जाती है तो हीट बन जाता है। Sir, I ask one question. बताओ। सर अगर माइक्रोवेव ओवन के अंदर अगर मैं अपना हाथ रख दूं तो उस पे क्या इफेक्ट होगा? आपके हाथ के अंदर पानी है, सर ब्लड है ना, पानी के ऊपर, जी सर, तो जल जाएगा अंदर से पूरा गर्म हो गया, जल जाएगा। जल जाना चाहिए ना अंदर से। जी सर। हाँ, अंदर से जलेगा सर, स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा? स्किन में भी वाटर होता है, हर एक सेल के अंदर, इंडिविजुअल सेल्स के अंदर वाटर होता है। अगर हर एक वाटर है तो हर एक सेल इफेक्ट होगी। तो मीन पूरा हाथ ब्लैक ब्लैक हो जाएगा? शायद काटना भी पड़े, एक्सपोजर में रख दिया है तो। ज्यादा एक्सपोजर दे दिया तो दिक्कत कर देगा। हाँ, चलिए, तो आज का यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, मेरे ख्याल से आज के लिए ठीक है। ओके, किसी कोई डाउट है तो एक बार बता दो।
सर कई बार सर डिस्कनेक्ट हो जाता है, सर सुन नहीं सर- पाते, बीच में कुछ छूट जाता है। और सर मेरी क्लास स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं हुई, अब हुई है ज्वाइन एंड में आके 240 पे आके। एक्चुअली हुआ क्या था, आज मेरा ब्रॉडबैंड काम नहीं कर रहा था तो मैं मोबाइल नेटवर्क से चला रहा था। कल से शायद मेरा फाइबर वाला चालू हो जाएगा। फाइबर कनेक्शन के लिए भी कर रखा है मैंने, और जो मेरा है वो भी शायद कल तक चल जाएगा। इसका कुछ दिक्कत आया, उसमें वायर में कुछ इशू आ गया, तो कल से शायद चल जाना चाहिए ब्रॉडबैंड चल जाएगा, बहुत अच्छी रहेगी मेरे साइड से। ओके, एज वेल जो क्लास का रिकॉर्डिंग है आप लोग बोलोगे तो मैं यूट्यूब पे डाल सकता हूँ। हाँ सर डाल देना, क्योंकि क्लास नहीं ले पाई मैं स्टार्टिंग से पूरी। ठीक है, ओके, तो इतना थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।